नमस्कार साथियों। ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्रम में आज हम लोग तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा में नींव का काम करेगा। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफ़र खां, उबेक खां। राइट आंसर होगा इसका गाजी मलिक। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। इसने 8 सितंबर 1320 को दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। अपने शासनकाल में इसने मंगोलों के विरुद्ध 29 बार विजय प्राप्त की और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा था। मंगोलों को हराने के कारण ही यह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी के नाम पर वंश का नाम तुगलक वंश पड़ा। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा गाजी मलिक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? राइट आंसर होगा इसका तुगलक वंश। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। सिंहासन पर बैठने के बाद इसने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा था। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन को, इल्तुतमिश को, गयासुद्दीन तुगलक को या रज़िया बेगम को? राइट आंसर होगा इसका गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। इसने कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए लगान निश्चित करने में बटाई प्रणाली का पुनः प्रयोग शुरू किया था। मुकद्दम तथा खूतों यानी स्थानीय कर संग्रहकर्ता, इनके जो पुराने अधिकार थे वो लौटा दिए थे और भू राजस्व की दर 1/5 से 1/3 भाग के बीच में तय कर दी गई थी। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? खिलजी, लोदी, दास या तुगलक वंश? इसका राइट आंसर होगा डी, तुगलक वंश। देखिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश ने सबसे दीर्घकालीन शासन यानी 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। टोटल 92 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया था। वहीं अगर हम गुलाम वंश की बात करें या दास वंश की बात करें तो इन्होंने 1206 से लेकर के 1290 यानी कि 84 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। वहीं खिलजी वंश की बात करें तो इन्होंने 1290 से लेकर के 1320 के मध्य यानी 30 वर्ष सबसे कम शासन किया। वहीं लोदी वंश ने 1451 से लेकर के 1526 के मध्य यानी कुल मिलाकर के 75 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तो सर्वाधिक शासन की बात करें तो तुगलक वंश इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? राइट आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य शासन करता है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। इसके पास तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का भी गहन ज्ञान था। तो इसका राइट आंसर होगा MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी?
राइट आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दीवान ए अमीर कोही, का से कृषि होता है और का से कोही, तो आप इसको कोरिलेट कर लिए। तो दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी और इसका मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि को कृषि कार्य के अधीन लाना था। इसके तहत 60 वर्ग मील की भूमि का एक टुकड़ा चुना गया और फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन के अनुसार खेती की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर कोही का मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो अभी हम लोगों ने देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कृषि सुधार के लिए पृथक विभाग बनाया था और इसने मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके से फसल चक्र की योजना को लागू किया था। यद्यपि यह योजना अधिकारियों के भ्रष्टाचार और अनुभवहीनता के कारण असफल सिद्ध हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने कोही ये किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक से। दीवाने कोही कृषि से संबंधित एक शाही विभाग था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राज्य में अकाल राहत और कृषि विस्तार के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या लाहौर? तो इसका आंसर होगा दौलताबाद, जिसमें इसका पूर्व का दौलताबाद का नाम था देवगिरी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख प्रयोगों में से एक राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाना था। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, इसलिए इसे नई राजधानी के रूप में चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। अगला सवाल है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। यह आदेश मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत पर बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना और मंगोल आक्रमणों से राजधानी को सुरक्षित रखना था। बाद में रसद और उत्तर भारत पर नियंत्रण में कठिनाई के कारण ये आदेश जो है वापस ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? किसने किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक ने? राइट आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, भारत में सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रयोग, पहला प्रयोग जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और कांसे के मिश्रित सिक्के जारी किए थे, जिनका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर था। यह प्रेरणा चीन के कुबलई खां और ईरान के गैखातू इनसे ली गई थी। तो इसका राइट आंसर एमबीटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? राइट आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अपनी क्रांतिकारी योजनाओं के लिए इनको जाना जाता है। खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को पूरा करने के लिए उसने ये टोकन करेंसी चलाई थी। टकसाल पर राज्य का उचित नियंत्रण ना होने के कारण घर घर में जाली सिक्के बनने लगे और ये योजना पूर्णतया विफल हुई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कथन कारण है और हमें सही कूट का चयन करना है। कथन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता के द्वारा दीनार कहलाया गया। ये एकदम राइट आंसर है। इसकी व्याख्या भी साथ ही साथ देखते चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे जिन्हें इब्न बतूता ने दीनार की संज्ञा दी है। कारण क्या बता रहा है? कारण मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये गलत फैक्ट है। आंसर सी हो जाएगा, ए सही आर गलत। आर क्यों गलत है? क्योंकि सुल्तान ने व्यापार के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा नहीं बल्कि अपनी सैन्य शक्ति और राजकोष के लिए तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्रा जारी की थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न है, फिर से कथन कारण दिया गया है और हमें सही उत्तर का चयन करना है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ये एकदम सही है, अभी हमने पूर्व में देखा। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ये भी सही है, दोनों ही फैक्ट सही हैं। और कारण जो है वो कथन को जस्टिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। देखिए, सांकेतिक मुद्रा योजना पूरी तरह असफल रही थी क्योंकि टकसाल पर राज्य का एकाधिकार नहीं था। इतिहासकार बर्नी ने सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का उल्लेख किया, जिसमें पहला है दोआब में कर की वृद्धि, दूसरा था देवगिरी में राजधानी परिवर्तन, तीसरा था सांकेतिक मुद्रा, चौथा है उनका खुरासन अभियान और पांचवा है उनका कराचिल अभियान। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो कि मोरक्को यानी अफ्रीका का निवासी था, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तुगलक वंश की स्थापना की बात करें तो गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और गाजी मलिक ने मंगोलों को 29 बार हराया था। सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन तुगलक वंश ने किया, जो कि 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक रहा। लगभग 92 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक को विद्वान सुल्तान के रूप में हम जानते हैं क्योंकि ये खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान का महान ज्ञाता थे। कृषि विभाग की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही की स्थापना की और फसल चक्र को अपनाया था। साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। सांकेतिक मुद्रा की बात कर लें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन ईरान की तर्ज पर तांबे कांसे की टोकन करेंसी चलाई थी, जो कि इनके टकसाल पर नियंत्रण न होने के कारण असफल सिद्ध हुई थी। इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को यानी अफ्रीका के यात्री थे जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आते हैं और इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को के निवासी थे। इब्न बतूता मूल रूप से अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश के निवासी थे। यह मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य में भारत आते हैं और ये 1333 ईस्वी में भारत आते हैं। सुल्तान ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को देश के ये निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आते हैं और अपना प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में ये लिखते हैं, जिसे किताब उल रहला कहा जाता है। इसके विवरण में मोहम्मद बिन तुगलक के काल की सामाजिक और प्रशासनिक जानकारी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक या जियाउद्दीन बर्नी? तो इसका राइट आंसर हो गया इब्न बतूता। सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था यानी उलूक और दावा का सबसे विस्तृत और सटीक विवरण इब्न बतूता ने दिया। ये जानकारी उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल रहला से प्राप्त होती है। इब्न बतूता मोरक्को के तांजियार प्रदेश का निवासी था और भारत भ्रमण के दौरान उसने इस व्यवस्था को
करीब से देखा था। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये कहाँ दफन है? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में या नालंदा में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नालंदा। देखिए, कश्मीर घाटी के अंतरिम शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु 1592 में उड़ीसा में हुई थी। बाद में उन्हें बिहार के नालंदा में दफना दिया गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। वह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों, विशेषकर होली के सार्वजनिक उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लेता था। इसके दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी का भी सम्मान किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व प्रजा को उनके राजा से? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये कथन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी के द्वारा कहा गया। 20 मार्च 1351 को सिंध के थट्टा के निकट सुल्तान का निधन हो जाता है। सुल्तान की विवादास्पद और असफल योजनाओं के कारण जनता उससे और वह जनता के विद्रोहों से परेशान रहता है। तो इसलिए ये कथन आता है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा था, सुल्तान अपनी योजनाओं, जिनमें राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, कराचिल अभियान, इनके कारण अपनी ही जनता के बीच अलोकप्रिय हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी? राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों और बेरोजगारों की भलाई के लिए एक विशेष रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। इस दफ्तर का कार्य प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की जांच पड़ताल कर उन्हें उचित रोजगार प्रदान करना था। इस कदम का उद्देश्य जो था वो राज्य में बेकारी यानी बेरोजगारी की समस्या को हल करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कल्याणकारी राज की अवधारणा के तहत रोजगार कार्यालय बनवाया था। ये सुल्तान के द्वारा स्थापित किए गए कई लोक कल्याणकारी विभागों में से एक था। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने संतों, धार्मिक व्यक्तियों और गरीबों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की। इस विभाग के माध्यम से अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती थी। निर्धन मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी इसी विभाग के द्वारा कराई जाती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा FT यानी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सभी को पता होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक को दासों यानी गुलामों को रखने का अत्यधिक शौक था। इसके दरबार में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इन दासों की देखभाल के लिए उसने एक पृथक विभाग दीवान बंदगान
की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन का चुनाव करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्ज विभाग स्थापित किया था, ये गलत फैक्ट है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा यानी पद्धति शुरू की थी, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ये भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये एकदम राइट है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों यानी दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग बनाया था। अन्य कथन गलत क्यों हैं, उन्हें भी एक एक करके देखते हैं। देखिए, सैन्य विभाग यानी दीवान ए अर्ज, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी बल्कि बलबन ने की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, ना कि बलबन ने। तो इस प्रकार बी गलत हो गया। डी क्यों गलत, सी क्यों गलत हुआ? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई बैठा था, फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था, उसका चाचा नहीं बैठा था। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया था, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसने लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया, जिनमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोज़ाबाद प्रमुख थे। इसका मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शहना थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? राइट आंसर हो जाएगा इसका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। यह भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति से हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कारण कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। देखिए, नोट करने वाली बात यह है कि गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान था, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा नेटवर्क यानी सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उससे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक प्रश्न हम लोगों ने देखे। इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यात्री थे और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यानी 1333 ईस्वी के पास ये भारत आते हैं और अपनी पुस्तक रहला में ये डाक व्यवस्था का सटीक वर्णन करते हैं। और इन्हें जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। दीवान अर्ज की बात करें तो ये सैन्य विभाग था और जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो वे होली व हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाले प्रथम सल्तनतकालीन किंग थे और इनकी मृत्यु पर बदायूनी ये कहते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख कार्यों व विभाग को देख लें तो रोजगार कार्यालय जो था वो बेरोजगारों को काम देने के लिए था। दीवान खैरात यानी दान, अनाथ विधवा सहायता व गरीब कन्याओं के विवाह हेतु इन्होंने बनाया था। वहीं दीवान बंदगान जो था वो दासों की देखभाल के लिए बनाया गया था और इसमें
1.8 लाख दास थे रजिस्टर्ड। लोक निर्माण विभाग की बात करें तो हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद सहित 300 नए नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। नहरों की जाल की बात करें तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण इन्होंने कराया और सिंचाई कर हक ए शर्ब इन्होंने लागू किया, जो कि उपज का 1/10 भाग हुआ करती थी। यूसुफ शाह चक की बात कर लें तो ये कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक हुए और ये अकबर के द्वारा निर्वासित कर दिए गए थे और नालंदा बिहार में इनको दफनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया और उसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति से हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। यह कर उन किसानों को देना पड़ता था जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी उपयोग करते थे। इस कर की दर कुल उपज का 1/10 भाग निर्धारित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो राइट आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। इनके द्वारा पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। इससे पूर्व दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। इस निर्णय के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी। अंततः दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं चुकाने का निर्णय लिया था। तो राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या शेर शाह सूरी? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की बागवानी में अत्यधिक रुचि थी और उसने फलों की गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे। उसके इन प्रयासों से राज्य की आय में भी वृद्धि हुई थी। तो राइट आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी या सिकंदर लोदी? राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूर्ववर्ती राजाओं के भवनों और स्मारकों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। वह 2 अशोक स्तंभों को, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश और टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले से दिल्ली लेकर आ जाते हैं। टोपरा वाले स्तंभ को फिरोज़ाबाद की मस्जिद के निकट और मेरठ वाले स्तंभ को वर्तमान बड़ा हिंदूराव अस्पताल के पास ये स्थापित करवा देते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? राइट आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। और देखिए, इन भारी स्तंभों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित दिल्ली लाना तत्कालीन इंजीनियरिंग और परिवहन व्यवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। तो राइट आंसर इसका फिरोज शाह तुगलक होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। राइट आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के बीच विचारों और संस्कृति की बेहतर समझ विकसित करना था। इन विभाग के माध्यम से अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है? तालिब आमली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली या अजीज़ुद्दीन खान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीज़ुद्दीन खान। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 300 संस्कृत पुस्तकें संग्रहित की गई थीं। इन पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीज़ुद्दीन खान या इज़ुद्दीन खालिद ने किया था। इस प्रसिद्ध अनुवादकार को दलायत ए फिरोज शाही के नाम से भी जाना जाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अजीजुद्दीन खान। अगला क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या औरंगजेब? राइट आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक राज्य के खर्च यानी सरकारी खजाने पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। इसके अतिरिक्त उसने निर्धन और बीमार लोगों की चिकित्सा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की थीं। राइट आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? राइट आंसर है इसका एक खैराती अस्पताल। देखिए, दारुल शफा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित एक खैराती अस्पताल था। इस अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती थी और मरीजों की देखभाल के लिए कुशल हाकिम नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा उसने दीवान खैरात यानी दान विभाग की स्थापना भी की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद शाह या नुसरत शाह? राइट आंसर होगा इसका सी यानी नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह जो कि 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और इस समय सल्तनत अत्यंत कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके लिए व्यंग में कहा जाता था कि शहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। राइट आंसर हो जाएगा इसका नासिरुद्दीन महमूद शाह। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये प्रश्न विवादित है क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सभी विकल्प गलत हैं। क्योंकि मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में किया था और ये आक्रमण जो किया था उन्होंने वो 1398 के कालखंड में किया था, जिसने तुगलक साम्राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो इसमें से ये क्वेश्चन हटा दिया गया था आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कोई नहीं है इसमें। अगर होता तो नासिरुद्दीन महमूद शाह इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर इसका 1398 में भारत पर यह भयंकर आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण के दौरान उसने दिल्ली में भारी लूटपाट और कत्लेआम मचाया था। इस आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया था और तुगलक वंश के पतन का एक प्रमुख कारण बनकर यह उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद वंश। देखिए, तैमूर के आक्रमण 1398 और अंतिम शासक महमूद शाह की मृत्यु 1412 ईस्वी के बाद तुगलक वंश का अंत हो जाता है और 1414 में तैमूर के द्वारा नियुक्त सूबेदार खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश यानी सैयद वंश की नींव डालते हैं। तो पूछ रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो सैयद वंश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न को उनके कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन आएंगे क्योंकि ये गुलाम वंश के थे और 1236 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। दूसरे क्रम पे आएंगे मुबारक खां जो कि खिलजी वंश से संबंधित हैं और 1316 से 1320 ईस्वी के मध्य में ये शासन करते हैं। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक तीसरे स्थान पे जो कि तुगलक वंश से संबंधित हैं और 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी के मध्य ये शासन करते हैं। चौथे क्रम में आएंगे आलम शाह जो कि सैयद वंश के हैं और 1445 से लेकर के 1451 ईस्वी के मध्य में ये शासन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4
ये क्रोनोलॉजी इसकी राइट होगी, आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हक ए शर्ब यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया एक सिंचाई कर था जो कि उपज का 1/10 भाग होता था। जजिया कर की बात करें तो फिरोज शाह के द्वारा पहली बार ब्राह्मणों पर भी ये टैक्स लगाया गया था। फिरोज शाह ने फलों की गुणवत्ता के लिए दिल्ली के पास 1200 नए बाग लगवाए थे। फिरोज शाह ने ही टोपरा और मेरठ के स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया था। फिरोज शाह ने अनुवाद विभाग बनाया जो कि हिंदू मुस्लिम वैचारिक समझ को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना करवाई थी। अजीज़ुद्दीन खान के द्वारा नगरकोट से प्राप्त 300 संस्कृत पुस्तकों का फ़ारसी अनुवाद दलाइल ए फिरोजशाही के रूप में किया गया था। राजकीय खर्च पर हज की व्यवस्था और मुफ्त खैराती अस्पताल दारुल शफा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो हुआ वो नासिरुद्दीन महमूद शाह जो कि 1394 से 1412 ईस्वी के मध्य हुआ, और इसके लिए एक कथन मशहूर था कि पालम से दिल्ली तक की सल्तनत इनके अंडर में आती थी। तैमूर का आक्रमण 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में होता है। सैयद वंश की स्थापना की बात करें तो तैमूर के सूबेदार खिज़्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की जाती है। यदि हम कालक्रम राजवंश की बात करें तो रुकनुद्दीन जो थे वो गुलाम वंश से संबंधित थे, मुबारक खां खिलजी वंश से संबंधित थे, फिरोज शाह तुगलक वंश से और आलम शाह सैयद वंश से संबंधित थे। तो इस प्रकार तुगलक वंश से रिलेटेड PYQ सीरीज़ के विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे गए सवाल ख़त्म होते हैं। और यदि आपको ये फ्री PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।